की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसने अपनी एक अलग पहचान, इस काव्य धारा का एक विशिष्ट अवदान साहित्य जगत में, हिंदी जगत में हम देख सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी इस धारा के प्रणेता, इस धारा के प्रवर्तक रहे और उसी धारा में बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम भी ससम्मान लिया जाता है। नवीन जी का जन्म सन 1897 में हुआ और उनका निधन 1960 में हुआ। नवीन जी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सक्रिय रचनाकार के रूप में उभरे। देश की राजनीति से उनका घनिष्ठता का, निकटता का संबंध रहा। उनकी कविताओं में युगबोध, युग चेतना की सार्थक अभिव्यक्ति हमें यत्र तत्र मिलती है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वास, विनोबा स्तवन, प्राणार्पण, उर्मिला, हम विषपाई जन्म के और प्रलयंकर जैसी रचनाएं, ये उनकी सोच का, उनके दृष्टिकोण का उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होता है। इन्हें कारावासी कवि भी कहा जाता है। अधिकांश सृजन इनका भी जेल में हुआ था, कारावास में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम के बड़े कुशल संगठनकर्ता भी थे, निडर थे और शासक विदेशी शक्ति के सामने अडिग खड़े रहने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। एक संघर्षशील योद्धा की तरह उस योद्धा की अनुभूति को उन्होंने अपनी कविताओं में जीवंत किया। इनकी काव्य संपदा में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी चेतना, ये सब विधिवत दिखाई देने लगा। कुमकुम इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह था। शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर इन्होंने प्राणार्पण जैसा काव्य लिखा। तो हम देख सकते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इस तरह की चेतना इस काव्यधारा के कवियों के माध्यम से हमारे सामने आई। बहुत ही सशक्त कवित्री के रूप में इस धारा की तीसरी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बहुत प्रसिद्ध अपनी कविताओं के माध्यम से बाल जगत में, युवा जगत में और हमारी जो विद्यालयी शिक्षा है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को विशेष रूप से विद्यार्थियों ने, युवाओं ने पसंद किया, उनकी कविताओं की प्रशंसा की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में उनका योगदान विलक्षण था। एक महिला के रूप में उनको ससम्मान, सशब्द स्मरण किया जाता है। त्रिधारा, मुकुल, ऐसे उनके काव्य संग्रह हमें मिलते हैं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वह भी बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। अपनी शिक्षा छोड़कर वो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए सहर्ष सगर्व अग्रसर होती रहीं। झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, राखी, इन कविताओं से सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को सस्वर गायन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा देश में प्रारंभ हुई। देशभक्ति, ओजस्विता, इन सब की भावाभिव्यक्ति सुभद्रा जी की कविताओं में, उनकी रचनाओं में हमें मिलने लगी। ब्रिटिश शासकों ने, ब्रिटिश सरकार ने सुभद्रा जी की जागरण कविता, जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जो पूरे देश में युवाओं के मन में
एक उमंग, उत्साह, शौर्य, पराक्रम का भाव जागृत कर रही थीं, उस झांसी की रानी कविता को पाबंदी लगाकर रोकने का काम भी अंग्रेज शासकों ने, ब्रिटिश सरकार ने किया था। वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविता, जिसने क्रांतिकारी काम किया, देशवासियों के मनोमस्तिष्क में आजाद कराने के स्वप्न को सशक्त बना दिया। इस तरह इनकी कविताएं जनमानस का कंठहार बनती चली गईं। इसी काव्य धारा में एक और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बड़े प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का नाम भी लिया जाता है। वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के बहुत ही सशक्त, समर्पित और उदार कवि के रूप में हमारे बीच आए। भैरवी, विश्वपान, वासव दत्ता, कुणाल, युगाधार, वासंती, झरना, बिगुल, चित्रा, ऐसी अनेक रचनाएं जो काव्य संग्रह के रूप में हमारे बीच आईं, उन्होंने द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को साहित्य जगत के समक्ष उद्घाटित किया, उजागर किया और पूरे भारतवासियों के मन में द्विवेदी जी की रचनाओं के प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट हुआ। महात्मा गांधी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से द्विवेदी जी अत्यंत प्रभावित थे। मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वो भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म इनके प्रति समर्पित थे। तो द्विवेदी जी दो बड़े व्यक्तित्व जो उन्हें प्रभावित करते हैं, उसमें गांधी जी हैं और मालवीय जी हैं। द्विवेदी जी ने रूस, मार्क्स और लेनिन का भी स्मरण किया। उनकी प्रमुख कविताओं में सोवियत रूस और युग का मोल, गांवों के किसान, झोंपड़ियों की ओर, भैरवी काव्य संग्रह जो था उसमें विप्लवी गीत, वह भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्र की व्यथा से द्विवेदी जी अक्सर व्यथित दिखाई देने लगे। उनकी कविताएं पूजा गीत, खादी गीत, ग्राम गीत, प्रमाण गीत, अभिमान गीत आदि इस रूप में हमारे सामने आई। मजदूरों का उद्बोधन, परतंत्रता की बेड़ियां, इन सबको तोड़ने का संकल्प, आह्वान देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प, यह उनकी कविताओं का मुख्य स्वर बनकर हमारे बीच आया। उन्होंने वासव दत्ता, कुणाल और विश्वपान जैसे प्रबंध काव्य भी लिखे और अतीत के गौरवगान को दोहराते हुए, सस्वर सगर्व गाते हुए, गौरवशाली भारतीय इतिहास का पुण्य स्मरण करते हुए भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस भावना का बीज वपन किया। वे वास्तव में सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरक स्रोत मानते रहे और यही महाकवि प्रसाद ने भी अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से किया था। इसी धारा के सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। उनका जन्म 1908 में हुआ और सन 1974 में उनका निधन हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का सर्वाधिक सशक्त और समर्थ रचनाधर्मी कवि, गद्यकार, लेखक हमारे बीच उपस्थित होता है, उसको हम दिनकर के नाम से जानते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय जैसी विलक्षण बड़ी गद्य रचना जो उनके गहन गंभीर अध्ययन को, सांस्कृतिक प्रेम को, राष्ट्रीय भक्ति को, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। उनकी काव्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, बापू, सामधेनी तथा इतिहास के आंसू आदि ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। और आगे चलकर उनकी जो प्रबंधात्मक रचनाएं हमारे बीच आई, उसमें रश्मिरथी जो महाभारत के सशक्त पात्र कर्ण को केंद्र में रखकर नील कुसुम, दिल्ली जैसी रचना, दिल्ली पर भी उसकी पूरी ऐतिहासिक विकास यात्रा, कितने आतताइयों ने, कितने शासकों ने
दिल्ली को किस किस रूप में दोहन करके उसके स्वरूप को बदलने का प्रयत्न किया। नीम के पत्ते, चक्रवात, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, ये वो सब रचनाएं हैं जो पाठकों के मन में, देशवासियों के मन में ओज का, राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना का संचार करने वाली दिखाई देती हैं। 1935 में रेणुका के प्रकाशन ने दिनकर को हिंदी काव्य जगत का बहुत ही लोकप्रिय, लोक स्वीकृत कवि बना दिया। वो क्रांति धर्मा कवि थे। बागी, हिमालय, तांडव, बुद्धदेव, कसमय देवाय, ये उनकी क्रांतिकारी रचनाएं हमारे बीच में आती हैं। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के तूफानी दौर में पराधीन भारत की मुक्ति और उस मुक्ति के स्वप्न के लिए शौर्य और वीरता का संदेश वो अपनी रचनाओं के माध्यम से देते रहे। ये धर्म और रूढ़ियों के बंधन से देश को मुक्त कराना चाहते थे। वो एक नई व्यवस्था के पक्षधर थे, इसलिए हुंकार और चाह जैसी रचनाओं का सृजन किया। कुरुक्षेत्र ने दिनकर को एक अलग तरह की पहचान दी। अहिंसा और हिंसा, क्रांति और शांति, इन्होंने इसकी नई व्याख्या की और बताया कि अहिंसा कब शोभित होती है, जब हम स्वदेश की, जब स्वदेशियों की, जब राष्ट्रीय अस्मिता और गरिमा की रक्षा के लिए हम सशक्त होते हैं। इसलिए यदि कोई आतताई, कोई आक्रामक, कोई शत्रु हम पर आक्रमण करे तो अहिंसा हमें शोभा नहीं देती, उसका मुकाबला हमारा धर्म बन जाता है। दिनकर की क्रांति किसान और मजदूर, शोषित और उत्पीड़ित जनता के उद्धार के लिए दिखाई देती है। इसलिए वो सामंतवाद तथा समाजवाद के द्वंद्व को भी उजागर करते हैं। उन्होंने दिल्ली और मास्को शीर्षक से कविता लिखी और तुलना करते हुए मास्को को इसलिए बेहतर बताया क्योंकि वहां की स्थिति तुलना में बेहतर थी। उसकी स्तुति भी की। दिनकर ने सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव की स्मृतियों को नवयुग की आवश्यकताओं से जोड़कर प्रस्तुत किया। मध्यकालीन मुगल शासन के आदर्शों का भी अपेक्षानुसार उल्लेख किया, चर्चा की, किंतु भारतीयता और भारतीय संस्कृति का प्रगतिशील रूप उनकी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने उद्घाटित हुआ। इसी तरह इस धारा में भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, नरेंद्र शर्मा, अंचल, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद तथा हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेक रचनाकार, अनेक कवि जो अपनी गद्य पद्य आदि रचनाओं के माध्यम से इस धारा के मूल स्वर को सशक्त बनाते रहे। इस धारा के कवियों में प्रेम और मस्ती का भाव भी यत्र तत्र प्रकट हुआ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए, एक लहर उधर से आए, एक लहर इधर से आए। यह जो प्रेम और मस्ती की कविता इस युग के कवियों द्वारा सृजित हुई, वह एक विलक्षण रूप लेकर कवि नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसी तरह साकी कविता के माध्यम से भी अपने इस भाव को व्यक्त करते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, इस तरह की कविताएं भी लिखी गईं। और मतवालापन, मधुशाला जैसी रचना, मधुबाला जैसी रचना, बच्चन ने रुबाइयात उमर खय्याम का जो अनुवाद फिट्जराल्ड ने किया, उसको हिंदी में मधुशाला के नाम से अनुदित रूप में अपनी मौलिक सृजन धर्मिता के माध्यम से तैयार किया, प्रस्तुत किया। मौलिक रूप में मधुबाला भी लिखी, मधुकलश जैसी रचनाएं भी लिखी। ये सब इसी वृत्ति की परिचायक हैं, प्रमाण हैं। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए,
जग का भय। तो कोई भय, कोई डर नहीं रहना चाहिए। देश की आजादी के लिए हमें चहुमुखी, बहुमुखी समर्पण, इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रेम और मस्ती की यह कविताएं छायावादी उदात्त भावना और नई कविता की यौन चेतना आधृत भावनाओं के बीच की कड़ी बनती हैं। छायावाद में एक औदात्य था और इस काव्यधारा में जो हालावाद, मतवाली कविता की भावनाओं को लेकर चल रही थी, किंतु वो अपनी राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना को यत्र तत्र उद्घाटित करते रहे। कहीं कहीं जीवन की नैतिक मर्यादा का अतिक्रमण दिखाई देता है। कवि कहता है, मैं कभी भी मुक्त निर्बाध भोग के समर्थन या, किंतु वो उसके प्रचारक बनकर, समर्थक बनकर हमारे समक्ष नहीं आते। प्रणय के साथ साथ इनकी कविताओं में कहीं कहीं मादकता, मैखाना, मधुशाला आदि इनका वर्णन मिलता है। किंतु इस प्रकार की काव्य भावना व्यक्ति स्वातंत्र की भावाभिव्यक्ति बनकर हमारे समक्ष आती है। व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ इनके लिए कहीं कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कविता भाव का सर्जक न तो संसार से भयभीत है और न ही लोकोत्तर आध्यात्मिक शक्ति से डरा हुआ। वास्तव में ये कवि जो खुलकर दमन चक्र और आतंक का सामना नहीं कर सके, वे आत्म केंद्रित होकर प्रणय के गीत गाने में लग गए थे। प्रणय के इस काव्य में छायावादी प्रणय का एक नया सोपान दिखाई देता है, जहां प्रणय को प्रणय रूप में ही व्यंजित किया जाता है। इन कवियों की भाषा और शैली छायावादी कवियों की सूक्ष्मता और वक्रता से कुछ मुक्त थी, कुछ दूर थी। प्रेम और मस्ती का यह काव्य अपनी सीधी सीधी अनुभूति तथा कला के कारण जन समूह में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, उसको ख्याति मिली। एक फक्कड़पन, भगवती चरण वर्मा की कविताओं में मस्ती और फक्कड़पन, इसको भी खूब अभिव्यक्ति दी गई। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो यह जो भगत सिंह की कविताओं में, गीतों में जो मस्ती दिखाई देती थी, देश के लिए, आज़ादी के लिए, स्वातंत्र चेतना के लिए, उसको भी हम यहाँ इस रूप में अभिव्यक्ति पाते देखते हैं। बच्चन एक और तो उद्दाम यौवन की लालसा को अपनाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक संवेदना के स्वर को भी अपनी कविता में पिरोते हैं। है इस जीवन का बोझ असह, मैं निर्बलता से चूर प्रिय, उर शंकित है पग डगमग है, तुम मुझसे कितनी दूर प्रिय। इस तरह राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्यधारा थी, उस काव्यधारा की मुख्य कृतियों में मैथिली शरण गुप्त की नहुष, जय भारत, भारत भारती, अजीत आदि, माखनलाल चतुर्वेदी की माता, समर्पण, युग चरण, बालकृष्ण शर्मा नवीन की अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विश्वपाई जन्म के, सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, उन्मुक्त जैसी कविता की पुस्तक उन्होंने लिखी और गांधी पर और तमाम उस समय के राष्ट्र नेताओं पर, नकुल, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, गोपिका जैसी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की, वह भी गांधीवादी रचनाकार के रूप में मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त दोनों ही गांधीवादी भाव को लेकर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित होते हैं। दिनकर की कुरुक्षेत्र, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और धुआं, दिल्ली और संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य की रचना है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध रचना सांस्कृतिक चेतना की। सोहनलाल द्विवेदी जी की भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगाधार,
बच्चन की सूत की माला, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, जौहर, उदय शंकर भट्ट की विसर्जन, अमृत और विष, युगदीप, एकला चलो रे जैसी रचनाएं। हम देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कुछ मुख्य प्रबल प्रवृत्तियां, उनमें एक प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की भावना रही। राष्ट्रीय स्वाधीनता, राष्ट्रीयता की भावना, कवियों ने समय समय पर अवसरानुकूल इस स्वर को अपनी कविताओं में पिरोया। मरण का त्योहार, विद्रोही जैसी कविताओं से माखनलाल चतुर्वेदी ने लोकप्रियता अर्जित की। एक फूल की चाह, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, इस कविता को इसने चारों तरफ धूम मचा दी, पाठकों श्रोताओं का कंठहार बन गई। कैदी और कोकिला भी इसी तरह, क्या देख न सकती जंजीर का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। इसी तरह हूं मौत खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिनकर ने ऐसी बहुत सी क्रांतिकारी भावनाओं को सफलतापूर्वक उल्लिखित किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, आने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। गौरवपूर्ण इतिहास, देश का ऐतिहासिक संस्कृति, उस सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख, उसका स्मरण, यह भी इस धारा की रचनाओं में प्रवृत्ति बनकर उभरा। और इस काव्यधारा के कवियों ने इस मान्यता को, इस प्रवृत्ति को आत्मसात किया। हिंदू मुस्लिम जनता के बीच जो समरसता का भाव है उसे जागृत किया। उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि ने इस दिशा में अपनी अनेक नाट्य रचनाओं से, निबंध आदि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतीत के प्रति एक विश्वास और परंपरा से प्राप्त जो हमारी धरोहर है उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों विकृतियों का विरोध, यह सब भी इनकी रचनाओं में उभरता रहा। प्रगतिशील चेतना को भी धीरे धीरे ये आत्मसात करते रहे, अपनाते रहे। 1940 से 45 के बीच की जो हिंदी कविता है वह तूफानी दौर से गुजर रही थी। वह प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के उत्कर्ष का समय था और इसके मूल में जो वामपंथी चेतना थी वह काम कर रही थी। एक तरफ भारत का राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह सांसारिक घटना घटी थी। जर्मन सेना ने हिटलर के नेतृत्व में फ्रांस, इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देशों को पंगु बना दिया था, रूस पर आक्रमण कर दिया था। ऐसी राष्ट्रवादी अनेक कवियों ने इन्हीं सब घटनाओं को कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तुम लड़ो रूस के लिए नहीं, तुम मानवता के लिए लड़ो, तुम लड़ो राष्ट्र के हित के लिए नहीं, तुम दानवता के लिए लड़ो। इसी तरह सोनलाल द्विवेदी जैसे राष्ट्र चेतना के कवि भी यह कह उठे, तो दिनकर जैसे कवि ने भी वामपंथी चेतना से अपने को नहीं बचा पाए और इस भावना को कहीं न कहीं अपेक्षा अनुसार स्वर दिया। रेणुका और हुंकार जैसी रचनाओं में इस प्रभाव को हम देख सकते हैं। किंतु कुरुक्षेत्र तक आते आते दिनकर की यह जो साम्योपासक भावना थी वह दार्शनिक होती चली गई और उन्होंने लिखा, शांति कहाँ तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ये जो समानता की भावना थी, मानवता की रक्षा की भावना थी, सद्भाव की भावना थी, इन सब को स्वर दिया। इस तरह इस धारा के कवि गांधी जी के प्रति भी सम्मान और श्रद्धा प्रकट करते रहे। द्विवेदी जी, दिनकर आदि कवियों ने स्वदेशी, असहयोग आंदोलन, विदेशी बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आदि को स्वर दिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी ये इसी तरह की कविताओं के सृजन में लगे रहे। इन्होंने विवेक जागृत किया, सहृदयता की भावना को जागृत किया और देशवासियों को उससे जोड़ा और देशभक्ति की अनन्य अटूट भावना अपनी कविताओं के माध्यम से, छोटी बड़ी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति प्रेम और प्रेम के इस दैदीप्यमान शोलों को प्रज्वलित किया।
सामाजिक विषय भी इनकी कविताओं में यत्र तत्र आए, किंतु देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का, सांस्कृतिक चेतना का स्वर प्रधान रहा। इस तरह भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक सम्मान, गौरवशाली अतीत के प्रति श्रद्धा, इन तमाम तरह की भावनाओं को इन कविताओं में शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस तरह की भावनाएं इनकी कविताओं में हमें दिखाई देने लगी। गांव के कृषकों का, गरीबों का, असहारा बेसहाय के जनता का दुख दर्द, उनके अभाव, उनके कष्ट, ये सब भी इनकी कविताओं में प्रकट हुए। स्वराज की भावना प्रबल हो गई और पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देश आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहां स्वराज। देशभक्ति, क्रांतिकारी भावना, शोषितों, उत्पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति, उनको भी उनके इस युद्ध में शामिल करने का आह्वान, ऐसे तमाम भाव, शूरवीरता और क्षमा, ये सब, इन सब भावनाओं को चाहे द्विवेदी जी हों, चाहे बच्चन हों, चाहे दिनकर हों, इन सब के माध्यम से हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इस काव्यधारा के प्रतिभा संपन्न सभी कवियों ने आज़ादी से पहले जो संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया और अपनी रचना धर्मिता से अनेक समस्याओं, चुनौतियों का निदान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।